Hi friends, in the previous lecture we started chapter number 5, right? In that we first studied the two states possible by attained by a body, that is state of rest or state of uniform motion, बराबर है. फिर हमने ये भी देखा था कि the body maintain its state unless and until some external force acts on it, बराबर है. जब तक फोर्स नहीं लगे तब तक अपना स्टेट चेंज नहीं करता. स्टेट ऑफ रेस्ट है तो मेंटेन करेगा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है तो मेंटेन करेगा. If the body is lying stationary, then it will continue to remain stationary. If it is moving with constant speed, तो speed maintain करेगा. कब तक? जब तक till an external force acts, a net force acts. बराबर है. ये हमने देखा था. This property of a body to maintain its state was given the name inertia. तो पहले तो हमने दो स्टेट मेंशन किए बॉडी के, टू स्टेट्स, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड दूसरा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ये दो स्टेट मेंशन किया हमने, बराबर है. फिर इसके बाद हमने बोला कि द बॉडी प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया की प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई. इसी इनर्शिया की प्रॉपर्टी को ओवरकम करने के लिए सम फोर्स इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे फोर्स का इंट्रोडक्शन आया कि फोर्स इज रिक्वायर्ड. What does this force do? It overcomes the property of inertia and makes the body to change the state from rest to motion or motion to rest. या फिर मोशन में हो तो उसकी स्पीड अप एंड डाउन करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है. यानी फोर्स इज अ एंटिटी विच ऑपोजिट द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. ये हमने देखा था, बराबर है. फिर हमने देखा कि इनर्शिया कैन बी मेजर्ड बाय क्वांटिटी कॉल्ड मास. तो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. कितना इनर्शिया बॉडी में, दैट इज गिवन बाय मास. ओके. फिर बाद में फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स को जब इंट्रोड्यूस किया कि इट इज वन हु अपोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पे न्यूटन ने तीन लॉ दिए. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में इंट्रोड्यूसेस फोर्स को इंट्रोड्यूस किया. देयर इज समथिंग लाइक फोर्स एग्जिस्टिंग. उन्होंने क्या बोला स्टेटमेंट में कि इनर्शिया का डेफिनेशन स्टेटमेंट, इसे दूसरे में उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. ओके. A stationary body continues to remain stationary or a moving body continues to move with same speed unless and until acted upon by some net external force, some net force. Okay. कुछ net force लगेगा तब तक वो अपने स्टेट को मेंटेन करता है. That is Newton's first law of motion. यानी here Newton introduced force. सेकेंड लॉ में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ में न्यूटन ने गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स. ही गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स. क्या बोला उन्होंने कि F इज इक्वल टू dp by dt. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स एंड दिस फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग मोमेंटम. एंड ऑल्सो a formula was obtained, ma bar. Yani force was the formula for force, the popular formula ma bar comes from this equation. And फिर हमने ये भी obtain किया कि force के भी तीन component, x component, y component और z component. Okay, force के भी तीन component आ गए, f x component, y component, z component. ये भी हमने देखा. तो यहाँ पे force का definition दिया. फर्स्ट में इंट्रोड्यूस किया फोर्स को. फोर्स नाम की कोई क्वांटिटी है. सेकेंड में उसका वैल्यू और फॉर्मूला आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया. इसके बेस पर से फोर्स का यूनिट क्या आया. तो यूनिट बोले तो मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको प्यार से न्यूटन कहते हैं. तो न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स. न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, बराबर है. एंड ये न्यूटन को डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर मास को 1 kg ले लो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना फोर्स चाहिए, उस फोर्स को बोलते हैं 1 न्यूटन. तो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन अ बॉडी हैविंग यूनिट मास. 1 kg मास वाली बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, उसको 1 न्यूटन बोलते हैं. दैट्स हाउ यूनिट न्यूटन इज डिफाइंड. ओके. डायमेंशनल इक्वेशन भी बन जाएगा इसके ऊपर से. क्या? तो मास टाइम 1, मीटर का L1, टाइम का T2 रेज़ टू -2, बराबर है. ये हो गया. तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन आ गया. तो यहाँ पे न्यूटन ने सेकेंड लॉ में डिफाइन द
गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स, फॉर्मूला फॉर फोर्स एंड ये कंपोनेंट्स में भी आ गई है। फिर न्यूटन थर्ड लॉ में न्यूटन ने क्या बताया? थर्ड लॉ में ही गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स, गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोला? एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये उन्होंने थर्ड लॉ में दिया। यानी तीनों लॉ को देखो तो क्या करता है? पहला लॉ इंट्रोड्यूस करता है, दूसरा लॉ वैल्यू देता है, तीसरा लॉ डायरेक्शन देता है। यानी तीनों लॉ फोर्स की ही बातें करते हैं। ऑल द थ्री लॉज टॉक अबाउट फोर्स, बराबर है? ये तीनों लॉ के बारे में फिर से एक बार थोड़ा छोटा रिवीजन कर लिया, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिवाइज करना पड़ा खास। अब जब फोर्स को इंट्रोड्यूस किया ही है तो फोर्स कैसे होते हैं? फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, बराबर है? क्वेश्चन नंबर 13 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को के बारे में थोड़ा छोटा डिस्कशन किया है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। थियोरेटिकल वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, पर उसमें मेन क्या है? एक तो फोर्स दो टाइप के बेसिकली क्लासिफाई करते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जहाँ पे कॉन्टैक्ट का होना जरूरी है। इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी, बॉडी हैज टू बी ब्रॉट इन टच, बॉडी को टच करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन से आएंगे? पुश और पुल आर नथिंग बट कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यहाँ पे टच करना जरूरी है, पुश या पुल करने के लिए यू टू टच द बॉडी, तो कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए। दूसरे होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ पर इनको बोलेंगे फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स मतलब क्या है? बिना कॉन्टैक्ट के कोई फील्ड फोर्स यानी क्या है? जहां पे कॉन्टैक्ट टच करने की जरूरत नहीं है, दीज आर कॉन्टैक्टलेस, यहाँ पे टच नहीं करोगे तो भी चलता है। इसमें कौन से आते हैं? तो कोई एक फील्ड हो, सपोज ग्रेविटेशन फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज, यहाँ से पेन को छोड़ दूं तो नीचे आ जाता है, क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटी ने उसे अट्रैक्ट किया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड ने उसे अट्रैक्ट किया नीचे की तरफ, तो अर्थ जाके टच नहीं करता, पेन को पकड़ के खींच नहीं रहा है। The earth does not has to touch the pen, so it comes down without touching। तो ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज नॉन कॉन्टैक्टलेस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होता है। वैसे ही दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। तो अट्रैक्शन रिपल्सन का टच से होते होता है। जस्ट प्रेजेंस ऑफ वन चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, एंड उस फील्ड में दूसरा चार्ज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होता है, लाइक चार्ज रिपेल होता है, दोनों हो गए ना इलेक्ट्रिक फोर्स। तीसरा फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के बारे में तो आप जानते ही हैं, इट अट्रैक्ट्स आयरन। तो इफ यू टेक अ पिन, ऑल पिन, मैग्नेट पास में रख दो तो ऑल पिन खींचाते हैं वहाँ पे, क्यों? अट्रैक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स में मैग्नेट क्या उसको टच करने गया? नहीं। तो मैग्नेट की फील्ड में द आयरन पिन इज अट्रैक्टेड, एंड दैट इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक फोर्स इन विच कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड सो ऑन। देयर आर मेनी डिफरेंट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट में भी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। इसके अलावा स्प्रिंग में भी फोर्स होता है। स्प्रिंग को आप खींचो, कोई भी इलास्टिक बॉडी को खींचो, इलास्टिक रबड़ है या स्प्रिंग है, खींचो फिर छोड़ दो, आपने पुश पुल किया उसे, यानी कि इट गॉट एक्सटेंडेड। जैसे ही छोड़ दिया, आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई फील्ड होगी नहीं, यहाँ कोई फील्ड भी नहीं है, तो क्या होता है? इट इज पुश पुल्ड बैक, द इलास्टिक स्प्रिंग या फिर रबर बैंड इज पुल्ड बैक। दैट पुलिंग बैक फोर्स इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स। ये भी एक टाइप का फोर्स होगी ना, जो कांटेक्ट फोर्स नहीं है ना ही फील्ड फोर्स है, ये तीसरा टाइप का फोर्स है। फोर्स इन अ स्प्रिंग, दैट्स रिस्टोरिंग फोर्स, बराबर। ये एक और टाइप का फोर्स आ गया। इसके बाद एक और फोर्स है कि जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। अनदर फोर्स इज व्हिच इज कॉल्ड टेंशन। दिस टेंशन इज नथिंग बट अ रिएक्शन टू सम एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्चुअली यहाँ पे हमने थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन दोनों डिफाइन किए थे। एक्शन इज आल्सो अ फोर्स, रिएक्शन इज आल्सो अ फोर्स। तो इट्स अ रिएक्शन फोर्स। इससे ज्यादा डिटेल हम लोग बाद में आगे चैप्टर में लेंगे, बराबर। टेंशन फोर्स के बारे में बाद में आगे चैप्टर में लेते हैं। टेंशन इज आल्सो सॉर्ट ऑफ फोर्स, एंड इसको पढ़ोगे तो सच में यू विल गेट सम इनसाइट इन योर लाइफ आल्सो। ओके, टेंशन तो अपने लिए बहुत कॉमन वर्ड है एंड वेरी एसोसिएटेड वर्ड टू अस। क्लियर? ये डिफरेंट टाइप के फोर्स हो गए, इन्हें मैंने 13th क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, फिर चलते हम लोग आगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं वो इम्पल्स ऑफ फोर्स का है।
इम्पल्स ऑफ फोर्स कैन इन अदर वे ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इसको हम लोग नॉर्मली आई से डिनोट करते हैं। ये इम्पल्स ऑफ फोर्स है क्या चीज? तो पहले तो इसका डेफिनेशन, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स। कितना फोर्स लग रहा है, कितने टाइम तक लग रहा है, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग एंड टाइम टेकन। इतना फोर्स इतने टाइम के लिए लगे उसको इम्पैक्ट ऑफ फोर्स या इम्पल्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसका यूनिट क्या आएगा? फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड। डायमेंशन इक्वेशन क्या आएगा इसका? तो न्यूटन के लिए m1 L1 T-2 एंड टाइम के लिए T1, सो दिस कम्स आउट टू बी m1 L1 T-1। कुछ जाना पहचाना ये तो सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम। तो फिर इसका दूसरे मोमेंटम के फॉर्म में बोल सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का भी यूनिट है। ओके, तो अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बनता है, F इज इक्वल टू dp/dt। तो F इंटू dt, फोर्स इंटू टाइम इज चेंजिंग मोमेंटम, तो इट इज चेंजिंग मोमेंटम ऑल्सो। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स नथिंग बट चेंजिंग मोमेंटम, बराबर। इम्पल्स ऑफ फोर्स इंडिकेट्स नथिंग बट चेंजिंग मोमेंटम। यानी है क्या चीज है इम्पल्स ऑफ फोर्स? इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या बताता है कि फोर्स का इम्पैक्ट कितना है, तो कितना तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड कितने टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो। द प्रोडक्ट ऑफ द टू अमाउंट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल, दैट गिव्स द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स। नाउ इम्पल्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस कहाँ आता है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा फोर्स अप्लाई करें तो मोशन इजीली मिलेगा, चेंजिंग मोमेंटम ज्यादा आएगा। ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो चेंजिंग मोमेंटम ज्यादा आ है, बराबर है, फाइन। मोर फोर्स कैन गिव ग्रेटर इंपल्स एंड हैज मोर चेंजिंग मोमेंटम, बराबर है। तो फिर इसका नहीं होगा कि कम फोर्स अगर तो इतना इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग, अप्लाई लेस फोर्स फॉर ग्रेटर टाइम। अप्लाइंग लेस फोर्स यानी इवन विदाउट अ लार्जर फोर्स यू कैन क्रिएट अ ग्रेटर इम्पैक्ट बाय गिविंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तुम बोलोगे यार ऐसा कैसे? कम फोर्स भी सेम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है एज सेम एज दैट ऑफ लार्ज फोर्स। कैसे? लेस फोर्स फॉर ग्रेटर टाइम कैन गिव द सेम इम्पल्स और सेम इम्पैक्ट। अजीब सी बात है, कम फोर्स में ज्यादा मोमेंटम चेंज कैसे मिलेगा? यानी मोमेंटम चेंज अल्टीमेटली क्या बताता है, चेंजिंग स्पीड। तो कम इम्पल्स, कम फोर्स ज्यादा चेंजिंग स्पीड कैसे दे सकता है? तो लेस फोर्स अप्लाइड फॉर अ लॉन्गर टाइम। चलो एग्जांपल देते हैं, जल्दी पता लगेगा। क्रिकेट में शॉट मारते हैं, लॉन्ग एंड लॉन्गर बाउंड्री, द टफेस्ट बाउंड्री, सिक्सर। लॉन्ग एंड लॉन्ग है क्योंकि वो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है बैट्समैन से, सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस लॉन्ग एंड लॉन्गर बाउंड्री का है, बराबर। ये तो हम लोग सब जानते ही हैं। अब हमारे इंडियन प्लेयर्स को कंपेयर करते हैं अदर प्लेयर्स, जैसे सपोज वेस्ट इंडियन प्लेयर है, तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स कैसे होते हैं, हट्टे कट्टे, हाइट भी ज़्यादा, बॉडी भी जोरदार, सुपर स्ट्रॉन्ग। साउथ अफ्रीकन एज वेल एज वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, हाई बॉडी, हाइट ज़्यादा, ब्रेथ ज़्यादा एंड ताकत भी ज़्यादा। आते सीधा यूं बैट घुमाया और गया 6, बस एक कांटेक्ट हुआ, बॉल टच हुआ बैट पे तो सीधा 6, लॉन्ग एंड लॉन्गर बाउंड्री, वेरी इजी। क्यों? क्योंकि वो लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, दे हैव मोर कैपेसिटी टू जनरेट मोर फोर्स, क्योंकि हेफ्टी वेल बिल्ट बॉडी होता है। कंपेयर करो हमारे इंडियन प्लेयर्स को, तो हमारे इंडियन प्लेयर्स तो नॉर्मली कैसे होते हैं, शॉर्ट, थिन, लीन, मीन, बराबर। इतना ज़्यादा क्यों? हमारे यहाँ नॉनवेज इतना ज़्यादा नहीं चलता है, या फिर इतना ज़्यादा प्रोटीनेशियस चीज़ें नहीं लेते हैं, बराबर है। तो क्या बोलते हैं कि आवर इंडियन प्लेयर्स आर लिटिल बिट वीक कंपेरेटिवली। तो हमारे यहाँ 6 मारना बहुत मुश्किल चीज़ है, लॉन्गर लॉन्गर बॉडी। तो अगर आपके पास इतना कैपेसिटी नहीं है फोर्स जनरेट करेगा तो हाउ कैन यू गेट इट? तो भी इंडियन प्लेयर्स आर द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन क्रिएटिंग ग्रेट स्पोर्ट्स। ये तो इतिहास जानता ही है कि वी आवर इंडियन प्लेयर्स आर क्वाइट अ गुड स्कोरर, हाई स्कोरर्स, एंड शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड में आगे नाम इंडियंस का ही है। तो ऐसा कैसे होता होगा? इतनी ताकत नहीं है, इतने मरियल से क्रिकेटर्स भी आराम से लॉन्ग एंड लॉन्गर बाउंड्री मारते हैं, ऐसा क्यों? इम्पल्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है। साउथ इंडियन एंड वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैव ग्रेटर एनर्जी, सो दे अप्लाई ग्रेटर फोर्स। तो जस्ट टच हुआ तो भी हो गया 6। हमारे यहाँ एनर्जी ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा फोर्स तो नहीं दे सकते, पर हम क्या करते हैं, वी इंक्रीज द टाइम इंटरवल। फोर्स भले कम है पर टाइम इंटरवल बढ़ा दो तो काम हो जाएगा। कैसे? तो आप देखना हमारे यहाँ जो लॉन्ग एंड लॉन्गर बाउंड्रीज लेने के लिए सिस्टम में क्या करते हैं, हम लोग बॉल को आगे से टच नहीं करते, हम लोग बॉल जब अंदर आ जाए फिर उसको उठाते हैं साथ में। देखो यहाँ से यूँ उठाया एंड बॉल्स कॉन्टेक्ट में, कब तक? यहाँ तक, फिर बॉल छूट गया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इतने टाइम इंटरवल के लिए बॉल कॉन्टेक्ट में रहेगा, भले फोर्स ज़्यादा नहीं है पर टाइम इंटरवल ज़्यादा हो गया, इसलिए इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा आएगी फोर्स की। यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाकर फिर छोड़ दिया,
वो लोग तो खाली टच करते हैं और छोड़ देते हैं, तो उनका फोर्स ज़्यादा है, टाइम इंटरवल कम है। हम लोग कम फोर्स है फिर भी ज़्यादा टाइम इंटरवल लगा दें तो वी कैन जनरेट द सेम इम्पैक्ट इन द बाउंड्री, दैट्स द केस। इसलिए फोर्स का ज़्यादा होना जरूरी नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट फोर्स शुड बी हाई, द वैल्यू ऑफ फोर्स शुड बी हाई, नॉट नेसेसरी। यू कैन इवन हैव लो वैल्यू ऑफ फोर्स विद ग्रेटर टाइम। ज़्यादा टाइम के लिए कम फोर्स लगाओगे, इट विल क्रिएट द सेम इम्पल्स और सेम इम्पैक्ट। क्लियर? तो ये हो गया इम्पल्स और फोर्स का कॉन्सेप्ट। इसे अपनी पढ़ाई में भी लागू करें। खाली होशियार बच्चे ही स्कोर करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंट या स्कोरर्स ओनली स्कोर, दैट्स नॉट कंपल्सरी। याद रखें ये खास। इवन एन एवरेज स्टूडेंट और अ बिलो एवरेज स्टूडेंट कैन स्कोर हाई नंबर्स। फ्लाइंग कलर्स ला सकता है। कैसे? देखो, जिनका जो हाई स्कोर है उनका फोर्स तो यूं भी ज्यादा है, एफ वैल्यू हाई है, इसे तो धड़ाधड़ खींचते हैं, भले कम टाइम पड़े तो भी हो जाता है। जिनका ग्रास्पिंग ज्यादा है, जिनको फटाफट समझ में आता है, फटाफट काम पे लगते हैं, बराबर है, उनके लिए फोर्स ज्यादा है, टाइम कम लेते हैं तो चलता है, दे क्रिएट द सेम इम्पैक्ट। पर जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। फोर्स कम है तो टाइम ज्यादा दे दो, इंक्रीज योर टाइम ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस इट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, बढ़ा दो कम, समय ज्यादा दोगे तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, यू क्रिएट अ गुड स्कोर। सिंपल सा फंडा है गुड स्कोरिंग का। इफ यू आर नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, डजंट मैटर, इफ यू एन एवरेज स्टूडेंट, इफ यू आर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, देन आल्सो इंक्रीज योर टाइम, यू विल गेट मोर इम्पल्स। फोर्स ज्यादा नहीं हो तो भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा आराम से। साइकिल पे हम साइकिल सीखते थे तब 2 3 4 बार गिरते थे, कोई वांधा नहीं, गिरे, खून भी निकला, पर अल्टीमेटली आ गई साइकिल चलाना भी, कह रहा है कि नहीं? तो सेम थिंग है, पहली बार दूसरी बार में शायद तकलीफ भी होगी तो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस इलस्ट्रेशन आए तो 3 बार गिन डालो, जो थियरीज है डेरिवेशन वाली उनको 2 बार लिख डालो, तो यू गेट द सेम थिंग। एक बार लिखोगे नहीं समझ में आएगा, दूसरे वाले को 10% 20% समझ में आएगा, तीसरे वाले को 40% आएगा, 3-4 बार करोगे तो आपको अराउंड 70-80% रिटेन हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, खत्म फिर तो इवन विद अ लो फोर्स गिविंग मोर टाइम कैन क्रिएट ग्रेटर इम्पैक्ट। एक और एग्जांपल, हमारा जब रिजल्ट घर पे आता है, फर्स्ट टेस्ट का, सेकंड टेस्ट है, कोई भी टेस्ट का रिजल्ट घर पे आता है, पापा नॉर्मली कभी इंटरफेयर नहीं करते पढ़ाई में, कभी नहीं, नॉर्मली बहुत रेयरली पापा इंटरफेयर करते हैं, बराबर है। अब पापा जब जिस दिन इंटरफेयर करते हैं उस दिन हाई लेवल का इंटरफेरेंस चलता है। आज ये क्या है, इतने नंबर से कैसे चलेगा, तेरा नंबर कहाँ लगेगा, 60, उस मोमेंट्री गुस्सा, मोमेंट्री फोर्स लगेगा जोरदार, कम टाइम के लिए ग्रेटर फोर्स लगेगा। तो इस हम लोग पापा से ज़्यादा डरते हैं, तो उनका फोर्स का वैल्यू बहुत हाई होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मम्मी का कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, नहीं, मम्मी का फोर्स कम है, टाइम ज़्यादा है। शी हैमर्स यू डेली, ऑफ एंड ऑन मॉम हैमर्स यू डेली, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। वो झापट नहीं मारेगी, सीधी रसीद नहीं देगी, वो धीरे धीरे समझाएगी, समझाती जाएगी डेली बेस पे। ऑलमोस्ट एवरी डे मॉम का छोटा मोटा लेक्चर तो होगा ही, या थोड़ा बहुत समझाएगी डेली बेस पे, ज़्यादा टाइम पे कम फोर्स से भी शी क्रिएट्स द सेम इम्पैक्ट। दोनों का टारगेट सेम है, प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। जोरदार 2 लाफे मार के काम करो, फिर भले दूसरे दिन से प्यार करो, या फिर रोज थोड़ा थोड़ा हैमर करते जाओ एंड जिंदगी बना दो। दैट आर द 2 वेज, बस सिंपली वही है, ये इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का ये कॉन्सेप्ट है। तो इससे मैं ये पता लगता है इवन विद अ लो वैल्यू ऑफ फोर्स यू कैन क्रिएट अ ग्रेटर इम्पैक्ट, एंड दैट इज द कांसेप्ट ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स। आई होप दिस इज नाउ क्लियर इन योर माइंड। अब चलते हम लोग आगे, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स में, जैसे दद्दू होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे ही दूसरा बंदा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हिच वी आर नाउ गोइंग टू सी। तो चलो, वेलकमिंग यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ इन फिजिक्स, बराबर है। लॉ में क्या बोलते हैं हम लोग, तो शुरू करते हैं अपनी, तो वही शुरुआत है, वी नो दैट, हमें सब कुछ पहले से ही मालूम है। तुम बोलोगे सर अभी तो स्टेप पहली बार नाम सुना है, नहीं पहली बार सुना है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, पर खाली स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो कंजर्वेशन लॉज ये तो उसमें वन ऑफ दिस वाज दिस वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बराबर है। पर क्या है वो तो पता ही नहीं है, मोमेंटम को तो अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है, नो डाउट 9th में पढ़ा था मोमेंटम, नाम पर कुछ समझ में नहीं आता ज़्यादा, अभी ख्याल आया कि मोमेंटम क्या है। तो शुरुआत ही करते हैं वी नो दैट, हमको सब कुछ पहले से मालूम होता है, तुम बोलोगे ना होए, चलो चेक कर लेते हैं। देखो, वी नो दैट एफ बार इक्वल टू डी पी बार बाई डी टी, मालूम क्या नहीं मालूम, बोलो क्या मैंने झूठ बोला, हमको ये पता है ना। ओके,
चलो इसमें व्हेन एफ बार इज 0, एफ बार क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर 0 है तो dp by dt will be 0, then dp by dt will be 0 एंड डिफरेंशिएशन कब 0 होता है, जब फंक्शन कांस्टेंट हो, फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो इसका ये हो गया कि फंक्शन दैट p बार इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है ना, इससे p बार इज कांस्टेंट। ओके, तो क्या बोलेंगे इसको, when net force acting on the body is 0, when net force acting on the body is 0, its momentum remains constant, its momentum remains constant, when net force acting on a body is 0, its momentum remains constant, and this इसी बात को डबल कोट्स में डाल दो, स्टेटमेंट तैयार लॉ का, ये लॉ का स्टेटमेंट है, बराबर है। ये हमने देखा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, उस सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एफ को 0 ले लिया तो मोमेंटम कांस्टेंट मिला। तो व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, नेट फोर्स नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, याद रखो, एफ इज 0 डजंट मीन नो फोर्स एक्ट्स, हाँ दैट इज वन ऑफ द केस, बट नो फोर्स एक्ट्स ऐसा नहीं है, फोर्स मे बी एक्टिंग बट द नेट फोर्स, नॉट नेट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, उस केस में मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ये हो गया स्टेटमेंट इसका। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं, जल्दी ख्याल आएगा। सपोज ये गन है, ये गन है, गन के अंदर यहाँ पे बुलेट है, गन एंड बुलेट दोनों लाइन एट रेस्ट। तो यहाँ पे पहला केस लेते हैं, बिफोर फायरिंग द बुलेट, बिफोर फायरिंग, बुलेट को फायर करो उससे पहले उसकी स्पीड 0 है, बुलेट की स्पीड 0, इससे मोमेंटम ऑफ बुलेट इज 0, इवन मोमेंटम ऑफ गन इज 0, क्योंकि वो भी स्टेशनरी है, बराबर, बिफोर फायरिंग दोनों स्टेशनरी है, पहले टोटल मोमेंटम कितना हो गया, पीबी प्लस पीजी, मोमेंटम बुलेट एंड मोमेंटम गन टोटल 0, क्योंकि दोनों 0 है। फायर किया तो बुलेट भागेगी आगे, बुलेट इस डायरेक्शन में गई, बराबर, फायर किया तो बुलेट यूं गई ना। आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम पीबी, इस डायरेक्शन में पीबी बार इक्वल टू एमवी बार, बुलेट का मोमेंटम, बराबर है, बुलेट यूं जा रही है, गन का मोमेंटम पीजी बोल देते हैं, तो टोटल मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम फाइनली, इसको इनिशियली बोल देते हैं, टोटल मोमेंटम फाइनली विल बी इक्वल टू पीबी प्लस पीजी। ना यहाँ पे बुलेट को फायर करते हो क्या आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया इधर, आपने क्या बुलेट को हिट किया चल जा बाहर, नहीं, आपने बुलेट को धक्का मारा चल जा बाहर, नहीं, तो नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। तो बोला कि ट्रिगर दबाए ना सर, फोर्स लगा ना, अरे ट्रिगर दबाए मतलब क्या, ट्रिगर इज एक्चुअली अ होल्डिंग पॉइंट, उसको आपने ट्रिगर को दबाया तो होल्डिंग पॉइंट निकल गया, तो स्प्रिंग को दबाया होता बुलेट ने, यहाँ पे स्प्रिंग को दबाया तो वहां से निकलती है, स्प्रिंग छूटती है एंड बुलेट को धक्का मारती है, दैट इज द मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म ऑफ अ गन। जैसे आप ट्रिगर दबाते हो, द स्टॉपर गोज ऑफ, तो स्प्रिंग विच वाज ऑलरेडी कंप्रेस, वो घोड़ा खींचते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है, तो स्प्रिंग छूटेगी, बुलेट को धक्का मारेगी, बुलेट फुल स्पीड से आगे निकलेगा, दैट्स द कांसेप्ट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल है, गन के अंदर का पार्ट है ट्रिगर भी, तो इट वाज इंटरनल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे नेट फोर्स इज 0, तो मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, देयरफॉर p बार इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, देयरफॉर pi बार इज इक्वल टू pf बार। अब पहले टोटल मोमेंटम कितना था 0, तो 0 इज इक्वल टू pb बार प्लस pg बार, तो देयरफॉर pg बार क्या लिखेंगे, नेगेटिव pb बार, यानी कि बुलेट जिस डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में गन जाएगा, यानी बुलेट अगर नहीं जाएगी तो गन विल बी गोइंग बैक लाइक दिस। तो बोले क्या बात है, बुलेट आगे भागते तो गन वापस आता है, हाँ यस, एंड दिस फिनोमेनन ऑफ गन कमिंग बैक इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन, इसको रिकॉइलिंग ऑफ गन बोलते हैं। तो बोले ऐसा होता है सच में, यस, जब आप बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है तो देखा होगा बंदे का हाथ यूं पीछे आता है, झटका लगता है पीछे की तरफ। जिन लोगों ने 8, 9, 10 में एनसीसी किया होगा उनको पता होगा कि जब राइफल शूटिंग के लिए ले जाते हैं तो राइफल कंधे पे रखने, 303 राइफल लंबी होती है, उसको कंधे पे टिका के फिर गोली छोड़ते हैं। अब जैसे ही बुलेट निकलेगी राइफल में से, वैसे ही राइफल को पीछे झटका लगेगा, इससे पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऑफिसर से कि भाई अपने कंधे को, शोल्डर को लूज रखना, क्यों, गन वापस आएगी तो यू शुड एब्जॉर्ब दैट रिकॉइलिंग, नहीं तो फिर अगर आप पकड़ रहे
तो ये पूरी हेड शोल्डर बोन तोड़ सकते हैं, बराबर है। इवन मूवीज में भी आपने देखा कई बार दूर से शूटिंग ढाएं 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 हाथ पीछे लेते, क्यों? स्टाइल मार रहे हैं, नहीं, झटका एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो स्टेशनरी गन है, गोली छूटी, गोली आगे गई, गन रिकॉइल्स बैक, गोली आगे छूटी, गन रिकॉइल्स बैक, सीधा सा कंसेप्ट। आप बोलोगे सर ये तो छोटी सी गन है, बड़ी तोप होए तो ठीक है, कैनन ले लो, बड़े से कैनन। हमने हिस्टोरिकल मूवीज तो देखी हुई है, बाजीराव मस्तानी ने वो सब हिस्टोरिकल मूवीज में देखा हुआ है कि तोप में 4-5 जन आते हैं, गोला डालते हैं अंदर, फिर यूँ आग लगाते हैं और भाग जाते हैं दूर। क्यों? क्योंकि गोला जाएगा आगे, कैनन बॉल विल गो अहेड एंड द कैनन विल मूव बैक, एंड जितनी ज़्यादा स्पीड से हो जाएगा, जितना ज़्यादा मोमेंटम रहेगा, उतना ही ज़्यादा मोमेंटम यहाँ ट्रांसफर होगा, तो उतना पीछे जाएगा। नो डाउट गन का मोशन बुलेट के मोशन से कम होगा, बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है, गन का मास ज़्यादा है, इसलिए उसकी स्पीड कम मिलेगी, इसका मास कम है, स्पीड ज़्यादा मिलेगी। ये दोनों में फर्क है। इधर गन का रिकॉइलिंग होगा पर इतना ज़्यादा नहीं कि पूरा भाग जाए, बुलेट इस तरफ में, गन इस तरफ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बुलेट गई, गन गई, बुलेट गई, गन गई, मैं क्या करूँ? नो, दैट्स नॉट द केस। थोड़ा बहुत झटका लगता है, इट रिकॉइल्स बैक। सो दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मोमेंटम। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आप स्टेडी बोट पे खड़े हैं, बोट है, बोटिंग करके आए वापस, अब लास्ट में जब बोट वापस किनारे पे आई तो आपको उतरना है, तो आपका बोटमैन बोलता है रुको, जब तक मैं पकड़ के नहीं रखूँ बोट को तब तक नहीं उतरना। पर आपने तो क्या उतावली है, सबसे पहले मैं निकलूँ, बोटमैन से भी पहले मैं निकलूँ, करके हम तो जम मार के कूदते हैं, बोट पीछे जाते, हम ऊपर आगे कूदते हैं, बोट पीछे जाती है। एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कंजर्वेशन मोमेंटम। बोट का मोमेंटम पहले 0 था, तुमने आगे जम मारा, आगे मोमेंटम लिया तो बोट को पीछे मिला, बोट पीछे नहीं, और आप वहीं पानी में गए, उतावले, ख्याल है कि नहीं? सो दैट्स अगेन द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल लॉ। क्यों? क्योंकि many problems of physics are solved using this law. Many problems of physics are solved using this law. ये वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल लॉ है, ये ओबे होता ही है। हाँ, कुछ केस है जहाँ पे ये ओबे नहीं होता, जब नेट फोर्स 0 ना हो तब ये ओबे नहीं होता है, बाकी सब केस में होता है। ख्याल है कि नहीं? इसका भी, इससे भी ज्यादा सुपीरियर लॉ विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट एनर्जी। हम लोग 6th चैप्टर में उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग फिजिक्स में दद्दू बोलते हैं। दद्दू यानी ग्रैंडपा। ग्रैंडपा घर में वो हस्ती है जिसकी बातें कोई नहीं टाल सकता, एंड एक बार ग्रैंडपा ने बोल दिया ये ही होगा तो कोई आवाज नहीं करेगा, वही होगा। फिजिक्स में भी ऐसा ही, कंजर्वेशन एनर्जी जब तक ना बोले, तब तक मुहर ना लगे, तब तक बात एक्सेप्ट नहीं होती। और एक बार कंजर्वेशन एनर्जी बोलते हैं नॉट पॉसिबल, वायलेटेड, फेंक द फिनोमेनन, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, उसका अदर एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। कंजर्वेशन मोमेंट एनर्जी के बाद दूसरा नंबर आता है कंजर्वेशन मोमेंटम का। ये 2 लॉ याद रखने के खास, फिजिक्स में सक्सेस के लिए ये 2 लॉ याद रखने, कंजर्वेशन एनर्जी एंड कंजर्वेशन मोमेंटम। मोमेंटम हमने यहाँ पढ़ लिया, इसका एक और फिर से आएगा, ये लॉ फिर से आएगा आगे चैप्टर नंबर 7 में हम लोग लेंगे इसे। ये हम लोग सिंगल पार्टिकल के लिए ले रहे हैं, उधर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए आएगा, एंड फिर रोटेशन मोशन में आएगा। यानी अलग अलग टाइप के मोशन में भी ये लॉ तो अप्लाई होता ही है। क्लियर? दिस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मोमेंटम, one of the very important law in physics. Okay, देख लो इसे। So friends, now let's take one more concept of this motion, that is equilibrium of particle. Now equilibrium यानी क्या? Equilibrium in chemistry is known as steadiness. Equilibrium is steadiness. Physics में इसे कैसे डिफाइन करते हैं कि steadiness कब आएगा? तो इसका डेफिनेशन को जैसे स्टेडीनेस कब आएगा? When net force acting on the body is 0, F total is 0. When net force acting on a body is 0, the body is said to be in equilibrium, or a particle is said to be in equilibrium. When resultant of all the forces acting on the particle पे लगने वाले सारे forces का resultant अगर 0 है, तो the particle is said to be in equilibrium. That's what is the concept. तो equilibrium यानी क्या है? Total force 0. अगर मान लो एक बॉडी यूं है, ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स यूं लग रहा है F1 बार, एंड दूसरा फोर्स यू लग रहा है F2 बार। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम, इस केस में इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए? टोटल फोर्स शुड बी 0, F टोटल, यानी कि F1 बार इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। यानी क्या होगा? F2 बार विल बी इक्वल टू नेगेटिव F1 बार। अब वेक्टर्स में ये इसका मीनिंग क्या था? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन।
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी F1 बार का यूं लग रहा है तो F2 बार को यूं लगना पड़ेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर F1 बार ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो F2 बार को वेस्ट में होना ही पड़ेगा, तो ये इक्वल में आएगा, इक्वल फोर्स इन वेस्ट डायरेक्शन। अगर F1 बार नॉर्थ में लग रहा है तो F2 को साउथ में लगना ही पड़ेगा। अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट होना पड़ेगा, दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन कंपल्सरीली, बराबर है। ये तो हम जानते हैं कि नेट फोर्स 0 होने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल ईच अदर। ये हमारा 10 तक का कांसेप्ट था। 11 में एक पॉइंट और ऐड होता है, क्या? दे शुड बी एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी F1 बार जहां लग रहा है F2 बार लग रहा है, दोनों सेम पॉइंट होना, तो सेम पॉइंट पे, यानी ये तीन कंडीशन फुलफिल हो तो इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? The forces should be equal in magnitude, opposite direction and acting at a common point. कॉमन पॉइंट पे लग रहे हैं, इसलिए इनको दूसरा हम बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स भी बोल सकते हैं, बराबर है। क्लियर अबाउट दिस? तो ये हो गया, यानी कि अब 11 में याद रखना इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल ईच अदर ऐसा नहीं है, दे शुड बी एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट आल्सो, बराबर। अब ऐसे केस में रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। ये तो दो फोर्स है सर, तीन हुए तो अगर तीन फोर्स हुए तो सिचुएशन क्या होगा? सपोज F1 बार यूं लगा है, F2 बार यूं लगा है, तो तीसरा F3 बार सपोज यूं लगा है, तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या जरूरी है? F टोटल शुड बी 0, इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है F टोटल फोर्स शुड बी 0, यानी कि F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार इज 0। देयरफॉर वी कैन से F3 बार क्या होगा? विल बी नेगेटिव ऑफ F1 बार प्लस F2 बार, यानी F1 F2 का जो रिजल्टेंट है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ F1 F2 का रिजल्टेंट क्या आएगा? तो बाय मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ये आ जाएगा F1 बार प्लस F2 बार, तो F3 बार कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इससे ऑपोजिट, रिजल्टेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड इक्वल मैग्नीट्यूड टू रिजल्टेंट, इन दोनों के जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा, इससे थर्ड वन यूं बना है। तो अगर दो फोर्स यूं लगे तो तीसरे को यूं लगना कंपलसरी है, तो ही रिजल्टेंट 0 होगा। क्लियर अबाउट दिस? यानी अगर दो फोर्स लग रहे हैं ऐसे, तो यानी अगर दो फोर्स है, इफ देयर आर टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी तो इक्वल ऑपोजिट होने चाहिए। तीन फोर्स है तो फिर दो का रिजल्टेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थर्ड फोर्स आएगा, F3 को नेगेटिव F1 बार प्लस F2 बार। ये कांसेप्ट है इक्विलिब्रियम का। तुम लोग 4 5 6, अगर इवन नंबर है तो ये मेथड, ऑड नंबर है तो ये मेथड, इवन नंबर ऑफ फोर्सेस है तो ये मेथड, ऑड नंबर ऑफ फोर्सेस है तो ये मेथड। 2 4 6 8 सब होते ही वाला मेथड, 3 5 7 ऐसा होता ही वाला मेथड। दिस गिव्स द कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, बराबर है। पर इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि फोर्सेस शुड बी कॉन्करेंट, यानी दे शुड बी एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट। इक्विलिब्रियम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन को एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट विल कैंसिल ईच अदर, अदरवाइज नॉट। कॉन्करेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉन्करेंसी मींस एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट। अगर फोर्स डायरेक्टली कॉमन पॉइंट पे नहीं लग रहा है पर उसका लाइन ऑफ एक्शन, अब यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी क्या? इट इज द लाइन अलोंग विद द फोर्स एक्स। फोर्स कौन सी लाइन, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। और अगर न्यू लाइन बनाओ तो दिस बिकम्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। 1 की बनाओ तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, 3 की बनाओ तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। The line of action should pass to the common point. अगर फोर्स डायरेक्टली पास नहीं हो तो if forces are not acting directly on the common point, अगर फोर्सेस डायरेक्ट नहीं लग रहे कॉमन पॉइंट पे, तो their line should pass to the common point. Their line of action should pass to common point. यानी कॉन्करेंस इस एंगल से होना चाहिए। तो मतलब फोर्स डायरेक्टली नहीं लग रहा मतलब क्या हुआ? ये हमने एक ब्लॉक ले लिया सॉलिड वुड का, सॉलिड ब्लॉक है। हम यहाँ डोरी बांधेंगे, यूं खींचेंगे F1 बार, we tie a string here and pull it here, तो फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट। दूसरा स्ट्रिंग में बांध लिया F2 बार, वो यहाँ पे बांधा हुआ है, तो दोनों फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, दे आर नॉट एक्टिंग एट द कॉमन पॉइंट। पर अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन बनाया जाए तो लाइन ऑफ एक्शन इज एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, तो बराबर है, चलेगा। एक फोर्स मान लो यूं लगा है F3 बार, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है? पासिंग टू द कॉमन पॉइंट। फोर्स एक्टिंग यहाँ पे कर रहा है, फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन पास टू कॉमन पॉइंट, तो ये कॉन्करेंट फोर्स हो गया। तो अगर फोर्स डायरेक्टली, इफ फोर्सेस आर डायरेक्टली एट अ कॉमन पॉइंट तो भी ठीक है, नहीं हो तो उनका लाइन ऑफ एक्शन शुड पास टू कॉमन पॉइंट। उस केस में यू कैन से दैट फोर्सेस आर कॉन्करेंट। एंड अगर नेट 0 हो जाता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर 0 होवे तो द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पर से हम लोग काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देयरफॉर दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ
स्टडी ऑफ फोर्सेस. ओके, अब अगले लेक्चर में विल टॉक अबाउट वन हु अपोजेस द मोशन, दैट इज फ्रिक्शन. अभी तक जो बातें की सब में कैसा फोर्स के बारे में जनरल बात हुई, इसमें फोर्स नॉर्मली ऐसा था जो स्पीड बढ़ाता है. अगला लेक्चर हम लोग ले रहे हैं प्योरली डेडिकेटेड टू फ्रिक्शन, जो फोर्स अपोज करता है. तुम बोलोगे फ्रिक्शन में क्या चीज है, वो तो देखते हैं अगले लेक्चर में. बराबर है.